भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स से हम कोशों की बात कर रहे हैं। शास्त्र की घोषणा है कि हमारा स्वरूप अस्थि भास्ति प्रिय है, यानी हमारी आत्मा के ये 3 स्वरूप हैं जिन पर के पर्दा पड़ा हुआ है, और ये पर्दा हमारे शरीर और इसके अवयवों का ही है। इस शरीर के अवयवों को 5 कोशों में विभक्त किया गया है अच्छी तरह से समझने के लिए। स्थूल शरीर का अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर का प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, और कारण शरीर का आनंदमय कोश। सुषुप्ति यानी गहरी निद्रा को ही आनंदमय कोश कहा गया है। हम पिछले एपिसोड में इसी 5वें कोश की बात कर रहे थे। वैसे तो सुषुप्ति को ही 5वां कोश कहा गया है, जो कि कारण शरीर का हिस्सा है, परंतु जागृत के जो आनंद हैं, जो सुख हैं, जो कि हमें प्रिय, मोद और प्रमोद वृत्तियों से भासते हैं, उनको भी आनंदमय कोश का हिस्सा जाना गया है। सुख और दुख मन की ही वृत्तियां हैं। मन के सुख की 3 वृत्तियां, जैसे अभी कहा, होती हैं प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय वृत्ति से ज़्यादा सुख मोद वृत्ति में होता है, और मोद वृत्ति से ज़्यादा सुख प्रमोद वृत्ति में होता है। किसी भी विषय को लेकर प्रमोद वृत्ति से उत्पन्न जो सुख है, उससे ज़्यादा सुख उस समय, उस काल में, उस विषय से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। यानी कि जो सुख हमें उस समय मिल रहा है किसी विषय से, वो प्रमोद वृत्ति से उत्पन्न सुख से ज़्यादा हमें उस काल में, उस दशा में नहीं मिल सकता। आइए इसका थोड़ा खुलासा करें। वैसे तो हम इन 3 वृत्तियों के संबंध में पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि प्रमोद आदि वृत्तियों की बात चल ही रही है, तो थोड़ा सा इसमें रेपिटेशन भी वाजिब ही है। किसी भी विषय सुख की प्राप्ति को लेके जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसमें एक सुख की अनुभूति होती है, जिसे हम प्रिय वृत्ति बोलते हैं। यानी किसी विषय का प्रिय लगना। प्रियता अपने आप में सुख रूपता की बात करती है। यानी जिस विषय के बारे में हम इच्छा करते हैं, वो हमें सुख रूप प्रतीत होता है, और उसकी इच्छा मात्र से ही उसमें सुख का अनुभव होने लगता है। और जब वो विषय हमें मिल जाता है, तो हमारे मन की आनंद की स्थिति थोड़ी बढ़ जाती है। हम ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उस वृत्ति को बोलते हैं मोद वृत्ति। और जब वो प्राप्त विषय हमें भोगने के लिए मिल जाता है, यानी हम उसको भोग ही लेते हैं, तो उसके भोग स्वरूप हमें एक अलग ही विशेष आनंद की अनुभूति होती है, जो कि प्रमोद वृत्ति से जानी जाती है। इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। हम किसी कार के शोरूम के बगल से निकले, और वहाँ हमें कोई सुंदर सी कार पसंद आ गई। मन में इच्छा हुई कि ये कार खरीद ली जाए। उस कार को देख के एक प्रसन्नता उत्पन्न हुई। मन में वो इच्छा उत्पन्न हुई कि इस कार को खरीदा जाए। तो उस इच्छा में एक सुख की अनुभूति हुई। फिर हमने वो गाड़ी बुक कर दी और उसके खरीदने के लिए पैसे का इंतज़ाम किया। तो इस सब में भी एक सुख की अनुभूति हुई, जो कि मोद वृत्ति मानी जाती है। मोद वृत्ति में जो सुख है, प्रिय वृत्ति से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उस विषय की प्राप्ति
उस कार की प्राप्ति की संभावना बढ़ गई है। और जिस दिन हम उस कार की डिलीवरी लेते हैं, उस कार में बैठते हैं, उस कार की चाबी हमारे हाथ में आ जाती है, उसके कागज़ हमारे नाम हो जाते हैं, जो उस समय सुख की अवस्था होती है वो पहली दो वृत्तियों से ज़्यादा होती है। और उस कार, उस विषय को लेके वो एक मैक्सिमम सुख की अनुभूति होती है, उसको बोलते हैं प्रमोद वृत्ति। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। किसी लड़के की शादी की बात चली, उसके मन में लड्डू फूटेंगे खुशी के, तो वो खुशी की वृत्ति जो है उसको प्रिय वृत्ति बोलेंगे। और उस लड़के की जहाँ बात चली थी वहाँ सगाई हो जाती है, बात बिल्कुल ही पक्की हो जाती है, तो आनंद की मात्रा उस अवस्था में बढ़ जाएगी, उसको बोलेंगे हम मोद वृत्ति। और जब शादी हो गई, वो लड़की घर में आ गई और उससे संबंध स्थापित हो गया, तो उसको बोलेंगे प्रमोद वृत्ति। यहाँ भी उस विषय को लेके, शादी के विषय को लेकर तीन वृत्तियाँ उत्पन्न हुई, और जो उससे मैक्सिमम सुख मिल सकता था वो शादी के उपरांत मिल गया। अब शादी को लेकर उससे बड़ा सुख उसको नहीं मिलने वाला। तो ये तीन वृत्तियाँ हर विषय को लेकर उत्पन्न हो सकती हैं। किसी किसी विषय में तो ये प्रिय वृत्ति ही रह जाती है, आगे मोद और प्रमोद वृत्तियाँ उत्पन्न होने का मौका नहीं मिलता। लेकिन किसी किसी विषय में प्रिय और मोद वृत्तियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु आगे जो तीसरी वृत्ति है प्रमोद वृत्ति, उसको उत्पन्न होने का मौका नहीं मिलता। स्पष्टतः किसी विषय की प्राप्ति की इच्छा हो, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो, तो वो प्रिय वृत्ति बनती है, परंतु वो विषय मिलने की संभावना आगे नहीं दिखाई दे, तो प्रिय वृत्ति के बाद जो मोद वृत्ति बननी चाहिए थी वो वृत्ति नहीं बनेगी। और अगर उस विषय की मिलने की संभावना हो जाती है तो फिर मोद वृत्ति बनती है। और मान लो संभावना हो भी गई, लड़की पसंद आ गई, सगाई हो गई और फिर सगाई टूट गई, तो प्रिय वृत्ति बनी, फिर मोद वृत्ति भी बनी। लेकिन सगाई टूट जाने पर शादी तो हुई नहीं, वो विषय तो मिला नहीं, तो प्रमोद वृत्ति भी उस विषय को लेकर नहीं बनी। यानी कि उस विषय को लेकर जो उत्पन्न हुई थी इच्छा, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। ऐसे में प्रिय और मोद वृत्तियाँ दुख में परिणत हो जाती हैं और ये जीव इन विषयों की पूर्ति न होने पर दुखी हो जाता है। और अगर विषय की पूर्ति हो जाए तो जो सुख उसको मिलता है उससे बड़ा सुख उस विषय को लेकर उसे मिल नहीं सकता। हाँ, वही इसी तरह का कोई विषय या कोई और विषय, उसके संबंध में फिर प्रिय, मोद और प्रमोद वृत्ति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि एक कार अभी खरीदी, फिर कालांतर में 2 साल 3 साल बाद फिर कोई कार खरीदने की इच्छा उत्पन्न हुई, वो कार खरीदी गई, तो फिर यही तीनों वृत्तियाँ प्रिय, मोद और प्रमोद उत्पन्न होंगी और उसी तरह का सुख फिर इसको मिलेगा। लेकिन वो पहली कार की वजह से नहीं, ये दूसरी कार की वजह से, यानी दूसरे विषय से। तो जैसे जैसे विषयों की इच्छा उत्पन्न होगी, उनके मिलने की संभावना बढ़ेगी और
वो विषय मिल भी जाएंगे तो ये तीनों वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहेंगी। ये आनंदमय कोश हमारी आत्मा के सुख स्वरूप को, आनंद स्वरूप को हमसे ढक लेता है। हमारा आत्मा का आनंद इन सुखमय वृत्तियों से बहुत बड़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं है और वो हमारा अपना ही है। परंतु ये आनंदमय कोश अपने में ही हमें उलझा लेता है। ये जो पांचों कोश हैं किस तरह से हमें अपनी आत्मा के अस्थि भास्ति प्रिय रूप को हमसे दूर रखते हैं, उसे हमें समझने नहीं देते। इस विषय पर और इन्हीं पांचों कोशों के संबंध में और थोड़ा विस्तार से समझने और जानने की कोशिश करेंगे अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमो नारायण।